मेरा भी कॉन्फिडेंस लो हो गया है। ओके, थैंक यू सो मच। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आपका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए इतनी बड़ी शख्सियत आपके लिए ताली बजाए। थैंक यू सो मच सर। कि डॉक्टर कुमार विश्वास हमारे बीच में आ चुके हैं। साथ ही हमारे बीच विशेष अतिथि हैं सुश्री मेघा परमार जी। सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विद्यारूपी विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते। कि मेघा परमार जी यहाँ पर उपस्थित है और ये वो दुनिया की एकमात्र महिला है जिन्होंने दुनिया की हर चोटी को फतेह किया है। बहुत संक्षिप्त में अपनी बात मेघा परमार जी आपसे करने जा रही हैं। अगली आवाज़ मेघा जी की। आप सभी को मेरा जय हिंद। परिचय इन्होंने अधूरा कराया, क्या मैं खुद से करा दूं? मेरा नाम मेघा परमार है। मैं यहीं सीहोर ज़िले में एक छोटा सा गांव है भोजनगर, वहाँ की हूँ। मैं विश्व की पहली लड़की हूँ जिसने 5 महाद्वीप के हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट के सहित फतह किए हैं। इसी के साथ अंडर वाटर टेक्निकल डाइविंग होती है, स्कूबा डाइविंग। मैं विश्व की पहली लड़की हूँ जिसने 5 महाद्वीप के साथ 147 फीट नीचे टेक्निकल स्कूबा डाइविंग कर इंडिया का फ्लैग लहराया है। और वर्तमान समय में मैं पूरे मध्य प्रदेश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। ये मेरा छोटा सा परिचय है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मैं बहुत बड़ा गाड़ी का सफ़र करके आई हूँ, बहुत समय मैंने भी लिया है, तो मैं 10 मिनट, केवल 10 मिनट का समय लूँगी। क्या आप सुन सकते हैं 10 मिनट? ओके। स्टार्टिंग, क्योंकि मुझे सब कहा गया था आने से पहले कि हमारे यहाँ ऑफिसर्स के एक्सपीरियंस तो बहुत बार सुने जाते हैं। हम सुनना चाहते हैं डिफरेंट फील्ड के एक्सपीरियंस, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में बता दूँ। जहाँ मेरा गांव भोजनगर है, आज से 27 वर्ष पहले यदि आप पीछे चले जाएंगे तो मेरा जन्म दाई के हाथों हुआ है। और उसके बाद मेरे घर में मेरे मंझले पापा की बेटियां हैं, बड़े पापा की बेटियां हैं। उसके बाद हमारे घर जब तक भाई नहीं आता है तब तक बहनें आती रहती हैं। ऐसे मिला के हम ढेर सारी बहनें हैं। मेरे बाद एक छोटा सा भाई है। मेरी एजुकेशन, मेरे घर में भाई लोगों को गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे, हम गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे। मेरी शुरुआत जहाँ से हुई है वो ये था कि मेरे घर में रोटियां बनती थी, तो वो चुपड़ी रोटी 3-4 भाई हैं हमारे, उनको दी जाती थी। और कोरी रोटी बोलते थे कि तमें खिला के कहीं करेंगा, 2-4 साल बाद बड़ी होगी ससुराल चली जाओगी तुम तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी कि हमारे भी चुपड़ी रोटी चाहिए। आज भी मुझे दूध, घी, मक्खन का बहुत शौक़ है। मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, पर हर दिन 1 गिलास दूध जरूर पीती हूँ, चाहे जो हो। पढ़ने में बहुत कमज़ोर रही हूँ, कभी भी बिल्कुल अच्छे नंबर नहीं आए मेरे। जब मेरी आगे की पढ़ाई मेरे मामा साहब के घर पे हुई है। जब आप दूसरों के घर जाते हैं तो आपको फ्रिज में से एक टमाटर लेने से भी पहले सोचना पड़ता है आप लें या नहीं लें। आपके बहुत चीज़ें ऐसी होती है कि आप बता नहीं सकते। कई बार आप अलमारी खोल के रोते रहते हैं क्योंकि आप बता नहीं सकते कि मम्मी पापा यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। आप बता नहीं सकते उनको कि हमें आपके घर अच्छा नहीं लग रहा, पर आपको वहाँ रहना पड़ता है। मेरी 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई वहाँ हुई। मैं जिस परिवार से बिलोंग करती हूँ, हमारे यहाँ हम लोग छोटे छोटे होते 2-2, 3-3 साल के, तो हमारे यहाँ नारियल यहाँ से यहाँ दे के सगाइयाँ हो जाती हैं। तो मेरी सगाई को जब जैसे मैंने 12वीं पास करते तो हमारे यहाँ, हमारी जिस कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं, एग्जैक्ट आप 18 साल के हो तो 12वीं पास करते हो और सम्मेलन में 12वीं की मार्कशीट काम आती है। क्या होता है, सारी बारातें दिन में आ जाती है, खाना सारे वहीं लोगों का हो जाता है और सम्मेलन में मार्कशीट काम आती है कि हाँ एग्जैक्टली छोरी 18 साल की है। मेरे लाइफ में भी वही था। मेरे भी सपने कोई माउंट एवरेस्ट चढ़ने के नहीं थे। मेरा ये था कि बस घर में फ्रिज होना चाहिए और राख से बर्तन नहीं मांजूंगी, इसके अलावा मेरे कोई सपने नहीं थे। शुरुआत वहीं से हुई थी कि जस्ट मैं तो जैसे ही मैं 12वीं पास करके गांव पहुंची तो ये था कि तैयारी शुरू हो गई थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि घर में होल्ड कर दिया गया था कि इसकी शादी 1 साल रोक दी जाएगी, क्योंकि मेरे भाई लोग पढ़ने के लिए सीहोर गए थे। जैसे आप लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए हुए होंगे, घर की बाई के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता होगा, टिफ़िन अच्छा नहीं लगता होगा, पर वही मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। घर वालों का डिसाइड हुआ कि छोरा होन भाग भाग के गाँव आ रहा है, तो एक ही छोरी है सबसे छोटी, एक ही वहाँ भेज दें।
मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ था गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में। मुझे भेजा गया था कि भाइयों की रोटियां बनानी है, पर वहीं से मेरी शुरुआत हुई थी। हमारा जो मकान थी वह दूसरी मंजिला पे था और मुझे सुबह सुबह 10-12 कुप्पे पानी लेके ऊपर दूसरी मंजिला पे जाना पड़ता था हेडपम्प से। और तब मैं सोचती थी कि यार मेरे को सुबह सुबह क्यों करना पड़ता है। पर आज मैं कभी अपने जीवन को पलट के देखती हूँ तो मुझे एक चीज़ समझ में आती है, जो भी आपको अभी तकलीफ़ें मिल रही हैं ना, यदि मैं शायद उस दिन उतने कुप्पों से पानी नहीं भरती तो शायद मेरे इतने पैर मजबूत नहीं होते कि वो माउंट एवरेस्ट चढ़ पाते। आपके जीवन में कभी भी जो भी कठिनाइयाँ आ रही है उसकी या तो कुछ बहुत बड़ी वजह है, बहुत बड़ी असफलता आपको मिलने वाली है, उसके लिए आप तैयार हो रहे हैं, बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिलने वाली है, आप उसके लिए तैयार हो रहे हैं। सो गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में मैं धुर गांव की थी। मेरे को यूनिफॉर्म से बहुत प्रेम है क्योंकि उसमें आप एग्जैक्ट सारे एक साथ दिख रहे हो। गांव के बच्चों के पास इतने कपड़े नहीं होते हैं हमारे, मतलब मैं चलती थी तो मेरी सलवार तक छन जाती थी, 2-4 सूट होते थे तो उसमें एक जैसी लगती थी मैं। और धुर गांव की जो भी मालवी बोलती हूँ, हमारे लिए तो अंग्रेजी भी 2 तरह की थी, हाउ आर यू और आप क्या कर रहे हो, क्योंकि हम तो गाँव के पढ़े वाले बच्चे वही भाषा में बात करते हैं, कहाँ से बोले सिटी की। पर गर्ल्स कॉलेज में एक लाइन होती थी कि हर दिन वो बुलाकर बोलते थे कि आपको सुविचार बोलना है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मेरे जीवन में सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस वहाँ से आया। आपके टीचर्स भी आपको बोलते होंगे अरे पार्टिसिपेट तो करो, नंबर भले 0 आएंगे तो कोई बात नहीं है। वहीं मेरा पहली बार मेरे टीचर्स ने मुझे एक सुविचार के लिए लाइन दी थी, जिस लाइन ने मेरे जीवन को बदल दिया। मैंने दर्पण के सामने प्रिपरेशन करके बोला था, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम रखो ऐसा कि निशान बन जाए, यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई जीता है, यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई जीता है, पर कुछ ऐसा कीजिएगा कि मिसाल बन जाए। ये लाइनें मेरी ज़िंदगी को बदल दिया था। आगे मैं, क्योंकि हम लोग गांव के होते तो हवा भी लगती है हम लोगों को, जैसे यहाँ बाहर काफ़ी सारे चाय के शॉप हैं, हम लोग जाके खड़े होते हैं, मेरे साथ भी वो जीवन में हुआ था। मैं कॉलेज के 2nd ईयर में थी और हमारे यहाँ वाटर पार्क है सीहोर में। मैं वाटर पार्क गई थी घर पे किसी को बिना बताए। ओके, मेरे लिए आज वाटर पार्क जाना बहुत नॉर्मल बात है, शायद आपके लिए भी, पर जिस परिवेश में मैं हूँ वहाँ वाटर पार्क जाना बिल्कुल अच्छी बात नहीं मानी जाती है आज भी। मेरे गांव के किसी भैया ने देख लिया कि उनकी छोरी ने तो वहाँ चिपका कपड़ा पहनिया है, गई सारी छोरी होना ये वाटर पार्क में। पर मुझे तुरंत घर ले जाया गया और बोला कि आज तो इनकी छोरी वाटर पार्क गई है, कल से पता नहीं कहाँ जाएगी। और सब कुछ ये हो गया था कि पढ़ाई छुड़वाई जाए, इसकी तुरंत शादी कर दी जाए। मेरे साथ एक ही व्यक्ति खड़े थे, वो मेरे पापा थे। उनने मतलब ऐसे, थैंक यू सो मच। मेरे पिताजी धुर गांव के हैं, वो शहरी लोगों को फेस नहीं कर पाते, आज भी लाइलॉन के जूते पहनते हैं। यदि मैं जब माउंट एवरेस्ट सबमिट करके आई थी, दुनिया भर की मीडिया गांव आई थी और पापा ग्वाड़े में जाके छिप जाते थे कि कैमरा के देख के मारे तो डर लगे। पर वही गांव के व्यक्ति ने कहा था कि हमारे प्रॉब्लम यहाँ नहीं थी कि तू गई, बस तू बिना बताए गई। तो बेटा तू जो भी कर जे बस याद सोच समझ के कर जे कि तू अच्छो करेगी तो भी हमारो नाम होएगो, तू बुरो करेगी तो भी हमारो नाम होएगो। इस बात के बाद मेरे अगेंस्ट मेरे सारे रिलेटिव थे कि हो सकता है मैं भाग सकती थी। एकमात्र मेरे पापा ऐसे खड़े थे कि जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे भेजा। तो आपके पापा मम्मी जो आपको पेरेंट्स करके यहाँ 3-3 लाख रुपए की राशि देके यहाँ भेज रहे हैं ना, उसका प्लीज़ सदुपयोग करना। ये ज़रूर याद रखना कि वो बहुत ट्रस्ट करते हैं आप पे, बहुत भरोसा करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो आने के बाद मेरा ये था कि अब मुझे पापा की नाक कट गई है, अब मेरे को ऐसा कुछ करना है कि उन्हें प्राउड फील हो, चाहे जो हो। मैं ढेर सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करने लगी। मुझे स्टूडेंट द ईयर अवार्ड मिला, मैंने 2 गांव को एलिड युक्त किए, मुझे मालदीव में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा गया। वहाँ से आने के बाद मैंने पहली बार पढ़ा था कि मध्य प्रदेश के 2 लड़कों ने माउंट एवरेस्ट सबमिट किया। वहाँ से पहली बार क्लिक हुआ था कि मुझे माउंट एवरेस्ट की तैयारी करनी है। इससे पहले मुझे पता नहीं था कि माउंटेनियरिंग क्या भला होती है। माउंटेनियरिंग में आपको 2-2 किलो के जूते पहनने पड़ते हैं, आपको हमेशा रात को क्लाइंबिंग करना पड़ता है, क्या कि आपका जो बैग होता है वो 26 किलो का होता है। आपको हमेशा रात को क्लाइंबिंग करनी पड़ती है क्योंकि स्नो उस समय हार्ड होती है। आपके 4 कैंप होते हैं और आपकी कभी भी डेथ हो सकती है क्योंकि 6000 मीटर के बाद ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। 7900 मीटर के बाद डेथ जोन शुरू होता है, जहाँ से डेड बॉडी दिखती है और आपको उनको क्रॉस करके जाना पड़ता है और आपको नहीं पता कि आप दोबारा आओगे या नहीं आओगे। 2008 ओके। मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहूँगा मैम को थोड़ी देर रोकते हुए कि डॉक्टर कुमार विश्वास हमारे बीच में आ चुके हैं।
और आप ही के बीच में से आगमन की वो इच्छा चाहते थे। जोरदार तालियां बजती रहे मेरे साथियों। आज जितना शोर मचा सकते हो मचाओ। डॉक्टर कुमार विश्वास आपके बीच में। अरे शूटिंग तो पूरे प्रोग्राम की करना, तालियां बजाने वाले हाथ कहां गए मेरे दोस्तों के? जोरदार तालियां बजती रहे। वेलकमिंग डॉक्टर कुमार विश्वास एट कौटिल्य एकेडमी। जय हो भाई, स्वागत है सर। मोबाइल रख के तालियों के लिए हाथ खोल लो। डॉक्टर कुमार विश्वास आपके बीच में है, ताई का आशीर्वाद लेते हुए। लास्ट में क्योंकि सर आ चुके हैं जिनको हम सुनने के लिए आए हैं, अंत में मैं बता दूं कि 2018 में मेरा माउंट एवरेस्ट समिट नहीं हुआ था। मेरा 700 मीटर बच गया था। मैं जय सर, थैंक यू। सो लास्ट 2 मिनट, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी से अपनी बात ख़त्म करूँ ताकि सर को हम ज़्यादा समय तक सुने। तो मेरा भी कॉन्फिडेंस लो हो गया है। ओके, थैंक यू सो मच। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आपका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए इतनी बड़ी शख्सियत आपके लिए ताली बजाए। थैंक यू सो मच सर। मैं अंत के 5 मिनट अब ले रही हूँ, सॉरी। हाँ, तो 2018 में मेरा माउंट एवरेस्ट समिट नहीं हुआ था। ये वैसा ही है जैसे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम 0.1 नंबर से रह जाएं। मैं आने के बाद मेरे शेरपा ने यही कहा था, शेरपा जो हमारे क्लाइंबिंग के समय हमसे आगे होते हैं, उन्होंने एक चीज़ कही थी कि बहनी, उस समय मन होता ना कि यार मर जाओ, 25 लाख रुपए की राशि लगी है, जान का जोखिम डाल के आप आए और माउंट एवरेस्ट समिट नहीं हुआ। तो एक बात उन्होंने कही थी कि पहाड़ वही है, जीवन रहा तो हम दोबारा कर लेंगे। वैसे ही मैं सारे बच्चों से कहूँगी, ये छोटे छोटे पहाड़ तो वहीं रहेंगे, ज़िंदगी रही तो आप दोबारा कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका सतर्क रहना। वापस आने के बाद जो मीडिया तारीफ़ कर रही थी वो बोल रही थी क्योंकि बड़े बड़े अखबारों में छप गया था कि मध्य प्रदेश की पहली लड़की ने माउंट एवरेस्ट समिट कर लिया। तो आप सबसे झूठ बोल सकते हो, खुद से नहीं बोल सकते हो। तो मैंने अपने फेसबुक पे लिखा था कि नहीं, मेरा 700 मीटर नहीं हुआ। तो वही लोग घर पे आके बोले थे कि तुम्हारी छोरी से 700 मीटर समिट नहीं हो, इतनी सी दूर। पर पहाड़ों पर जब आप चढ़ते हो ना, आपको सांस नहीं आती, तब आपको पता चलता है कि 700 मीटर क्या होता है। आपको नहीं पता आप कब दुनिया वापस आओगे या नहीं आओगे। आने के बाद मैंने 2 चीज़ें लिखी थी बस, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या बोले। असफलता क्यों मिली वो लिखो। मैंने लिखा था कि शायद मेरी मेंटली मैं प्रिपेयर थी, फिजिकली प्रिपेयर नहीं थी। जब भी आप हताश हो, हारो, तो लिखो क्या कमी रह गई। मैं शाकाहारी हूँ, इंडियन फूड की आदी हूँ, मतलब चटोरी हूँ। तो मैंने लिखा था कि मेरा बेस कैम्प में मैंने प्रॉपर खाना नहीं खाया, तो मुझे घर से जाने से पहले इस बार लड्डू लेके जाने हैं। मैं लेकर गई। मैं दोबारा मनाली इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग के लिए गई। आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग के दरमियान मेरा 12 फीट से फॉल हुआ और मेरी रीढ़ की हड्डी 3 जगह से टूट गई। ये मेरी लाइफ का आज तक का सबसे ख़तरनाक वाला दर्द था। और जब ऐसे टाइम में इंस्टीट्यूट ब्लैक लिस्ट हो जाता है, तो मुझे तुरंत उन्होंने कमर का बेल्ट बांध के मनाली से दिल्ली की बस में बिठा दिया। और दिल्ली से भोपाल जब मैं आई, मेरे जीवन का सबसे ख़तरनाक वाला दर्द मैंने उस समय महसूस किया था, क्योंकि मेरे दांत चिपक गए थे दर्द की वजह से। पर दुनिया में बहुत अच्छे लोग भी होते हैं। बस में बहुत सारे लोगों ने कम्बल बिछा दी थी। मैं जब भोपाल आई तो पापा ने तो बोलिया था कि 3 महीना बिस्तर पे रहेगी बेटा, 10 लोग 10 तरह की बात बोलेगा, तो घरे तो वापस मत आ। मैंने पहली बार भगवान को कोसा था कि इतनी बड़ी राशि, माउंट एवरेस्ट को 700 मीटर दूर से आई हूँ, एक मास शरीर था वो भी तोड़ दिया, इससे ज़्यादा आप क्या लोगे। और जब मेरा MRI हुआ तो तब पता चला कि मुझे 3 हेयरलाइन फ्रैक्चर है, 1, 2, 3। और जो हमारा टेलबोन होता है, यदि वो आधा इंच होता तो मैं लाइफ टाइम के लिए लेफ़्ट लेग से पैरालाइज हो सकती थी। तो कभी कभी भगवान बुरा करता है पर बहुत बुरा होने से बचा देता है। ये बात हमेशा याद रखना। जब मैं 9 महीने बिस्तर पे थी, मेरे जीवन को 2 मूवीज़ ने बदला था। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम सुनते हैं, हम वैसे होते जाते हैं। तभी तो इतने अच्छे व्यक्तित्व को बुलाया गया है, ताकि उनकी बातें आप तक पहुँचें, आपके अंदर थोड़ा एनालाइज हो। हम जैसा सुनते हैं, जैसा हम सोचते हैं, हम वैसे बनते जाते हैं। मेरे जीवन को 2 मूवी ने बदला था। पहला था चक दे इंडिया, जिसका एक डायलॉग था, ज़िंदगी के 70 मिनट दिखा दो लड़कियां इस दुनिया को। तो मैं बोलती थी, मेघा ज़िंदगी के सिर्फ 2 महीने, मुझे दिखाना है सबको। दूसरा था मांझी दा माउंटेन मैन का, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। तो मैं अपने आप से बोलती थी कि जब तक चढ़ूंगी नहीं तब तक छोड़ूंगी नहीं। तो फिल्मी होना कोई बुरी बात नहीं है, बनिए।
जब 9 महीने बिस्तर से उठी तो अभी तो डाइविंग की वजह से 17 किलो वजन बढ़ा है, तब मैं 86 किलो की हो चुकी थी, बिल्कुल आलू की तरह, बिल्कुल आलू की तरह। मेरे से 400 मीटर का राउंड मरते नहीं बनता था। तब मेरे कोच साहब मुझे मिले थे, जैसे आपको यहाँ टीचर मिलते होंगे आप इनको हिटलर बोलते होंगे, सेम मैं भी अपने कोच साहब को हिटलर बोलती थी। यार कहाँ फंस गई मैं। पर मेरे कोच साहब ने एक चीज़ कही थी जिसका मैं आज तक वो करती हूँ कि जब लोग सो रहे होंगे तब आप तैयारी करोगे, तब आप सक्सेस होगे। ये गांठ बांध लेना, ये हर चीज़ के लिए लागू होता है, चाहे खिलाड़ी हो या पढ़ने वाला स्टूडेंट हो। लोग सो रहे होंगे, लोग 8 बजे सो के उठते हैं, यदि आप 4 बजे उठोगे उनके से ज़्यादा समय आपके पास होगा। जब लोग सो रहे होंगे और तुम तैयारी करोगे तब तुम सक्सेस होगे, लिखे रख लो। तो फाइनली मैं हर दिन 10 किलोमीटर दौड़ती थी, हर दिन 21 किलोमीटर दौड़ती थी। मेरे को माउंट एवरेस्ट पे क्या उबले उबले आलू खाने पड़ेंगे, मैं वो यहाँ प्रैक्टिस करती थी। 25,000 रुपये की राशि मैंने हाथ में नहीं देखी थी और मुझे 25 लाख रुपए की स्पॉन्सरशिप इकट्ठी करनी थी। मेरे को 2 चीज़ें पता है कि लोग हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। तो मैं लोगों के पास, आपको भी अपनी मार्केटिंग करना आना चाहिए, तो मैं लोगों के पास जाती थी, मैं बोलती थी आपने सुल्तान मूवी देखी है? तो बोलते थे हाँ देखी है। तो मैं उनको बताती थी कैसे सुल्तान मूवी में कुकर वाला फेमस हो जाता है, आप मेरे को स्पॉन्सर करोगे, मैं मध्य प्रदेश की पहली लड़की बनूंगी, आप मेरे साथ प्रसिद्ध हो जाओगे, आप मेरे को स्पॉन्सरशिप करोगे। मुझे मध्य प्रदेश सरकार ने 15 लाख की स्पॉन्सरशिप दी। 2019 में फाइनली मैं दोबारा वही 2 महीने का एक्सपीडिशन, हमारे 4 कैंप होते हैं, कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4, 2-2 किलो के जूते होते हैं, 25 किलो का बैग होता है। हम लोग 6000 मीटर के बाद हमारा डाइजेशन सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करता है, हम बर्फ़ खोद के पानी पिघला के वो पानी पीते हैं और उसके बाद बॉडी हमारा फेट फिर मसल्स फिर धीरे धीरे आपको खाना शुरू करती है। 7900 के बाद आप कभी भी मर सकते हो क्योंकि उसके बाद डेथ जोन शुरू होता है। माउंट एवरेस्ट पे जब आप गार्बेज सुनते हो वो 350 से ज़्यादा डेड बॉडीज़ का गार्बेज है। कई बार आपको उनके बगल से क्रॉस करना पड़ता है, कई बार ऊपर से क्रॉस करना पड़ता है। 18 घंटे के कंटिन्यू क्लाइंबिंग के बाद आपका यूरिन का कलर भी रेड हो जाता है क्योंकि आपको डिहाइड्रेशन हो चुका होता है, आपकी स्किन जल चुकी होती है, उसमें खून टपक रहा होता है। आप किसी भी समय मर सकते हो, आपको नहीं पता। तब आपको पता चलता है कि आपका जन्म केवल सरकारी नौकरी इस चीज़ के लिए नहीं हुआ है, ये सांसें बहुत कीमती हैं, बहुत ज़्यादा। जो तिरंगा आपको दिख रहा था कुछ देर पहले, उसी तिरंगे के साथ -52 डिग्री टेम्परेचर, मतलब चंद सेकंड के लिए भी आप उंगली निकालोगे तो काटना पड़ जाता है, जिसे फ्रोस्ट बाइट बोलते हैं। फ़ोन निकालोगे बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। उस टेम्परेचर में मैं इंडिया का फ्लैग लेके 22 मई सुबह 5 बजे टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे खड़ी थी। थैंक यू सो मच। मैंने उस समय, आप कोई इंसान नहीं रहते हो, उस समय आप एक भारतीय होते हो जिसके हाथ में इंडिया का फ्लैग होता है, आपका शेरपा आपका क्लिक करता है और तब आपको लगता है कुछ भी कर सकते हो, आप जो चाहो वो कर सकते हो। आने के बाद सबसे ज़्यादा डेथ आते समय होती है क्योंकि आप बहुत थक जाते हो। मेरा सनग्लासेस गिरने की वजह से मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी 4 दिन के लिए, जिसे स्नो ब्लाइंडनेस कहते हैं। मैं मरने वाली थी। मुझे जो ऑक्सीजन मिली है वो मुंबई के क्लाइंबर हैं जिनका नाम शरद कुलकर्णी, अंजलि कुलकर्णी है। अंजलि, यदि आप गूगल पे सर्च करेंगे, उन्होंने किताब भी लिखी है। अंजलि कुलकर्णी मैम की डेथ हो गई थी, उनकी बची हुई ऑक्सीजन मुझे मिली थी जिसकी वजह से मैं आज ज़िंदा हूँ और उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया है। आप सबसे मैं यही कहूँगी, आपकी सांसें बहुत कीमती है, बहुत ज़्यादा। आपको केवल एक ही मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा गया है। एक चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि इस दुनिया में इतना कुछ है देखने को, महसूस करने को, कि आपके पास थोड़ा भी वक्त नहीं है बर्बाद करने को। संभावनाएं असीम हैं, आप कुछ भी कर सकते हो, शायद उस दुनिया को बदल सकते हो। हर दिन कुछ नया सीखना, नया समझना, और कभी भी किसी काम को लेकर मन में दुविधा हो तो याद रखना, ना करके पछताने से बेहतर है करके पछताना। तजुर्बा मिलेगा, गलतियां करने से बचोगे। और लास्ट में जो चीज़ मैं बोलती हूँ कि आप ये मत सोचना कि सिर्फ आपको नौकरी करने के लिए भेजा है, लग्जरी गाड़ी लेने के लिए भेजा है, या सिंपल सी ज़िंदगी जीने के लिए भेजा है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना, इस दुनिया में तुम्हें केवल एक ही मकसद के लिए भेजा है, इस दुनिया को और भी सुंदर, और भी खूबसूरत और भी प्यारा बनाने के लिए। इस दुनिया में प्यार की बहुत कमी है, कभी कभी तुम्हें भी महसूस होती होगी। तो इस दुनिया को ढेर सारी संतुष्टि और ढेर सारा प्यार देना, और ये सोचना कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है। लास्ट लाइन बोलूँगी, समंदर कितना भी गहरा हो, पैर जमाए रखना,
तूफान कितना भी तेज हो, हाथ उठाए रखना। अरे कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता? छलनी समझते हैं, चाय छानने वाली? तो कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता? बस बर्फ जमने तक हाथ लगाए रखना। कुछ भी कर सकते हो आप, कुछ भी असंभव नहीं है। थैंक यू सो मच। और सफलता कभी किसी अकेले की नहीं होती, उसके पीछे ढेर सारे लोगों का हाथ है। मेरे पीछे मेरे गुरु और बहुत लोगों का हाथ है। और आज कौटिल्य संस्थान इतना बड़ा सभागार भरा हुआ है, इतने विशिष्ट लोग आए हैं, तो केवल एक अकेले व्यक्ति पे भी अदालत नहीं, आप सबका उसमें हाथ है, क्योंकि सफलता सबके ही होती है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।